नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम में। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक की। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेताओं से पीएम मोदी की डायरेक्ट बात हुई। 3.25 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं की बात सुनी, नेताओं को अपने दिल की बात कही। जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों के 4 बड़े नेताओं का बड़ा रिएक्शन आया। अच्छी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, गुलाम नबी आजाद हो, मुजफ्फर बेग हो, सभी ने एक सुर में कहा कि अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का माहौल बना। हम आपको मीटिंग के अंदर की एक एक डिटेल के बारे में बताएंगे, आपको एक एक नेता के मन की बात सुनाएंगे। आज की मीटिंग को एक लाइन में समझे तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी के फासले को मिटाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया। सर्वदलीय बैठक में क्या निकला समाधान? मुलाकात हुई, फोटो खींची, क्या बात हुई? प्रधानमंत्री मोदी से क्या बोली महबूबा मुफ्ती? आर्टिकल 370 पर क्या बोले अमित शाह? क्या बनी बात? कहां फंस गया नया पेच? मीटिंग के अंदर की फुल इनसाइड स्टोरी। कश्मीर का फाइनल समाधान कितनी दूर? तो हम आपको बताएंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ था, तमाम पार्टी के नेताओं ने क्या मांगे रखी थी, एक एक की बात सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई थी, तो 10 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरी चर्चा में कही गई है, उसके साथ हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यह प्रधानमंत्री ने साफ कहा है। यानी जितनी भी पार्टियां थी, सबकी यही इच्छा थी कि चुनाव हो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो एस्टैब्लिश हो। दूसरा जो मुद्दा रहा वो सफल निकाय चुनाव, डीडीसी के चुनाव हमने सफलता से कराए हैं और उसी तरह से हम विधानसभा चुनाव भी कराएंगे। ये प्रधानमंत्री की बातों में दूसरी बड़ी बात रही। अब तीसरी बात का रुख करते हैं, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव, एक तरह का कमिटमेंट था आज चुनावी प्रक्रिया को लेकर। साफ कहा गया कि एक बार डीलिमिटेशन प्रोसेस यानी परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद से हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे और चुनाव का फैसला लिया जाएगा। चौथा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम विश्वास रखते हैं और वही बहाल करना जल्द से जल्द हमारी ये प्राथमिकता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। 5वां नंबर, जिस पर जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए सभी ने बेबाक रखी, उस पर प्रधानमंत्री ने खुशी हर्ष का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपनी अपने मन की बात कही है, उसको लेकर मैं हर्षित हूं। जमीनी स्तर पर विकास के लिए सभी एक साथ आए। प्रधानमंत्री ने करप्शन की भी बात की। उन्होंने कहा कि करप्शन मुक्त यानी भ्रष्टाचार मुक्त जो इस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वहां पर है, उसको लेकर चीजें बेहतर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक भी मृत्यु पीड़ादायक है, हमारी युवाओं को हमें बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को। एक भी व्यक्ति की मृत्यु पीड़ादायक है, नौजवान पीढ़ी को बचाना है, ये हम सब की मिली जुली जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी ऐसे कुल मिलाकर 10 पॉइंट से 8 हमने आपको बता दिया। अब 9वां नंबर, विचारधारा हमारी जरूर अलग है, लेकिन हम सब कश्मीर का हित चाहते हैं और राष्ट्र हित में हम सबको काम करना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री ने इन बिंदुओं के जरिए मोटे तौर पर समझा दिया कि सरकार किस तरफ बढ़ रही है। सुरक्षा और रक्षा का भाव समाज को और हर तबके को पहुंचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बता दें, क्योंकि गृह मंत्री ने बैठक में आज हिस्सा लेने के बाद ट्वीट करके अपनी तरफ से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए, अगर आप पूरे मामले को 3 स्टेप्स में समझें तो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है,
पीएम और गृह मंत्री साफ कर रहे हैं कि ये जरूरी है, इसके बाद चुनाव होगा और परिसीमन होना जरूरी है अगर राज्य का दर्जा चाहिए। तो ये पूरे प्रोसेस को एक तरह से कमिट करती हुई सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ परिसीमन के बाद चुनाव और चुनाव के बाद ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब आइए आपको सुनाते हैं जो तमाम पार्टियां आज कश्मीर से पहुंची थी, जो तमाम नेता आज पहुंचे थे, सबकी नजर थी महबूबा मुफ्ती पर, क्योंकि उन्होंने बीते दिन राग अलापा था पाकिस्तान से बातचीत का। आज एक बार फिर उन्होंने हालांकि इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि आप ट्रेन की सेवाएं पाकिस्तान के साथ शुरू कीजिए। पाकिस्तान का नाम 2-3 बार उन्होंने लिया और कहा अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली है बहुत जरूरी। सुनिए क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली, इस पर जोरदार तरीके से वह बोली। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी कि अगर जरूरत हो बात करने की तो आप बातचीत के लिए आगे बढ़िए। सुनिए क्या कहा है महबूबा मुफ्ती। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है। तो आपने महबूबा मुफ्ती की बात सुन ली। उन्होंने हालांकि खुशी का इजहार किया कि अच्छे वातावरण में पूरी बातचीत हुई, लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 370 की फिर से बहाली पर उन्होंने खूब जोर दिया। कहा गैर कानूनी तरीके से इसे वहां से हटाया गया। बहरहाल पाकिस्तान के मुद्दे पर भी वो 2-3 बार बोलती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने साफ किया है कि ग्रास रूट लेवल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वापस वहां पर स्थापित करना ही सरकार का लक्ष्य है। परिसीमन का काम जल्दी से खत्म हो, चुनाव की तरफ हम बढ़ेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। बहरहाल अब आइए आपको सुनाते हैं एक और शख्स की प्रक्रिया जिस पर सबकी नजर थी। फारूक अब्दुल्ला को तो आपने बैठक से पहले सुना था, अब उमर अब्दुल्ला, उनके बेटे को सुनिए बैठक के बाद क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए। कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं, इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK cadre restored to JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre.
तो अब हमारे साथ इस वक्त भीम सिंह जुड़ रहे हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष। आइए उनके पास सीधे चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं इस बीच कि प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से कमिट किया है ट्विटर के जरिए। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना ही हमारा लक्ष्य है, हमारी प्राथमिकता है। परिसीमन का काम खत्म हो, चुनाव होंगे और उसी से जो पूरा विकास का काम है वो आगे बढ़ पाएगा एक चुनी हुई सरकार के जरिए। भीम सिंह जी, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है परिसीमन का काम होगा, चुनाव की तरफ हम प्रतिबद्ध हैं, इन सब के बीच पहले तो बैठक में क्या कुछ बातें हुई वो बताइए और कितने आश्वस्त हुए हैं आप इस बैठक के बाद? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं जब एमएलए बना था 1977 में पहले जम्मू कश्मीर में, ये सरकार की एश्योरेंस, सरकार के वायदे सुनता आया हूँ। लेकिन आज जो बात हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई थी बैठक, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी तीन ही थी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर पार्टी। लेकिन उन्हें बाकी जो अपनी पार्टी थी दिल्ली वालों की, उनकी लीडरशिप भी बुलाया था। लेकिन बात क्या हुई जम्मू कश्मीर के लीडरों की, ये आप उनसे पूछिए ना, और आपने हालात देखे हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मुद्दा जो पैंथर पार्टी का था, मैं आखिरी स्पीकर था आज की मीटिंग में। अब मेरे बाद होम मिनिस्टर बोले और फिर बोले प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की एक स्पीच थी कि कहना था कश्मीर पे क्या हुआ, कश्मीर का मुद्दा, जम्मू सूबा उनकी स्पीच पे नहीं था, डिस्कशन पे नहीं था। पैंथर पार्टी का एक कहना था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा मुद्दा है रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर ये कहा, सभी ने कहा, इस पर जोर दिया, सभी ने कहा था, तो ये ठीक है। लेकिन दूसरा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत इमीडिएट फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए। इसके पर ना प्राइम मिनिस्टर की एश्योरेंस कि इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, और ना ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने, पैंथर्स पार्टी को छोड़ के किसी ने इस पर जोर दिया कि पैंथर्स पार्टी का बहुत शीघ्र इमीडिएट ये मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो, डेमोक्रेटिक सरकार बने, लोक राज बने, और फिर लोक राज में डिलिमिटेशन हो। ये सिर्फ पैंथर्स पार्टी का मुद्दा था। सिर्फ पैंथर्स पार्टी ने ये आवाज उठाई थी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख को क्यों, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख को क्यों नहीं बुलाया गया? हम भी यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू कश्मीर, हमको जम्मू कश्मीर को बुलाया गया। लद्दाख को बुलाया गया होता तो उनकी बात भी होती, लेकिन लद्दाख वॉज इग्नोर्ड। ये सिर्फ मेरी स्पीच थी, सिर्फ मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन हुआ था, और जम्मू कश्मीर का जो विलय इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान का महाराजा हरि सिंह के दस्तखत से हुआ था जी, जो 26 अक्टूबर 1947 में साइन किए थे, और अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मंजूर किया था। इस विलय पत्र को सुन लीजिए आप भी, आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया था। 1950 में जब हिंदुस्तान का संविधान बना, 575 रियासतों की यूनियन ऑफ इंडिया बन गई, लेकिन जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा नहीं था। महाराजा हरि सिंह महाराजा बने रहे, और आज भी पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र को एक्सेप्ट किया है, जो आर्टिकल 370 की क्लास 3 में था। आर्टिकल 370 चला गया। मेरा ये पूछना था और पूछ रहा है कि विलय का क्या हुआ। तो ये मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, ये मुद्दे बहुत जुड़ी हैं जी, ये मुद्दे समझिए, मामला ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मन इंटरनेशनल कोर्ट हेग में ले जाएं। हाँ। जम्मू कश्मीर का मामला अब इंटरनेशनल में बन सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भीम सिंह साहब।
पैंथर्स पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम बातें जो उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कही और दिलचस्प बात उन्होंने ये भी बताई कि लद्दाख के बारे में उन्होंने कहा कि वहां से भी आज क्यों नहीं आपने लोगों को इस बैठक में शामिल किया है। कुल मिलाकर बड़ी बातें जो सबके नजरिए से सामने आ रही है, जिसका प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जल्द ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो, चुनाव हो और चुनी हुई सरकार वहां पर बने। गुलाम नबी आजाद साहब, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त सीधा लाइव पर आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, ये माना जा रहा है कि आपकी और प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ी कि आज ये बैठक हुई है और आप भी उसमें सक्रिय रूप से रहे। बड़ी बातें जो हुई हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आप अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ रहे, जिस अंदाज में उसे हटाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया, फिर चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। क्या आप आश्वस्त हुए हैं आज की इस बैठक से कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए सरकार वहां पर प्रतिबद्ध है? हमने 5 चीजें मांगी थी। एक तो फुल स्टेटहुड, और हमने ये भी कहा था 370 एक इशू है, लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उसको उस पर मांग भी आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और बाद में बाकी राजनीतिक दलों ने भी जो 370 की बात की, उन्होंने भी खुद ही ये बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी जो मांग थी वो फुल फ्लैश स्टेटहुड की हमने मांग की, और हमने बताया कि गवर्नर होना चाहिए, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली स्टेटहुड हमें चाहिए, फुल फ्लैश जो पहले थी। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शन करने चाहिए, कि आपकी 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है, और 2018 से 18, 19, 20, 21 अब 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। कोई भी पार्टी चुन के आ जाए, लेकिन चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, उसके लिए विधानसभा इलेक्शन होने चाहिए। हमने कहा कश्मीरी पंडित्स, उनके बारे में हम सब बोलते हैं कि उनको वापस लाना चाहिए, कश्मीर में उनको स्थापित करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन की तमाम बंदोबस्त करना चाहिए। तो सरकार को इनिशिएट करना चाहिए प्रोसेस उनके रिहेबिलिटेशन का, और हम लोग सब जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें हम सहायता करेंगे। फिर हमने कहा कि लैंड का मुद्दा है, जो 1925 में महाराजा जी ने रखा था कि भाई कोई बाहर वाला लैंड नहीं खरीद पाएगा। उसका कारण था कि बॉर्डर स्टेट है, उसका कारण था कि 80% हमारे लैंड जो है वो पहाड़ों में और जंगल में है, 20% पर लोग भी रहते हैं, खेती भी करते हैं, सड़कें, इंस्टीट्यूशन भी बनते हैं, तो हमारे लिए ज़मीन बहुत कम है, तो इसलिए बाहर वाला नहीं ले सकता। और नौकरी भी, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, यहाँ आता नहीं है, क्योंकि डेड एंड है, तो कोई यहाँ से गुजरता भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ उद्योग का या बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, उसके लिए यहाँ जो रोजगार है वो यहाँ के लोगों को ही देना चाहिए। हम ऑल इंडिया कोई एडवर्टीजमेंट छोटे पदों के लिए, हम IAS IPS की बात नहीं करते, IAS IPS तो हर स्टेट में जाते हैं, IFS भी, लेकिन जो बाकी नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों के लिए स्टेट को गारंटी देनी चाहिए। फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो इनमें से मुझे खुशी है कि 3 चीज़ों पे, और इन्हीं के पर दूसरे राजनीतिक दलों ने भी, किसी ने अंग्रेजी में बोला, किसी ने हिंदी में बोला, किसी ने उर्दू में बोला, तो लेकिन कुल मिला के इन्हीं के आसपास बातें होती रही, इन्हीं इश्यूज पर। और 3 मुद्दों पर होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने जवाब दिया। ऑफ कोर्स एक तो विकास के बारे में उन्होंने बताया क्या हुआ, हम उस पर कितना एग्री करेंगे नहीं एग्री करेंगे, उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन स्टेट के बारे में उन्होंने कहा हाँ स्टेटहुड हम देंगे। इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा हाँ इलेक्शन भी हम कराएंगे। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्होंने बताया कि हाँ कई हजार लोग थे, और उनमें से आप कोई 60-70 रह गए हैं, बाकी कई हजार हमने सब छोड़ दिए हैं समय समय पर अलग पर, तो उस पे और भी रिव्यू होने वाला है। तो सिर्फ हमने उन्होंने ये बता दिया कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुद्दा उठाया कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, चूंकि 7 सीटें बढ़ाई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, तो उन 7 के लिए तो डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा कि उनको 7 को किससे जोड़ा जाए, कहाँ क्रिएट की जाएगी, कैसे क्रिएट किया जाए, तो इसलिए डिलिमिटेशन जो है वो अनिवार्य है।
और कहा कि उसका अवधि बढ़ानी पड़ी डिलिमिटेशन की समय की, क्योंकि वो इस जो गया अभी मार्च 3 महीने पहले इस तक थी, 1 साल में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी डिलिमिटेशन करने वाले हैं उनको पंचायत लेवल तक जाना है, लोगों को इलेक्टेड जो प्रतिनिधि है उनको कंसल्ट करने के लिए, और आम जनता के लिए भी पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक डिलिमिटेशन कमेटी के मेंबर को जाना पड़ेगा, और वो कोविड में संभव नहीं हुआ। इसका जो ही कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर हम विधानसभा की इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और बाद में स्टेट में देंगे। हमने उसमें इतना प्रोविजो लगाया कि हम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम पहले चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, तो यहाँ बात खत्म होगी। ठीक है, तो 5 बड़ी मांगे आपने रखी थी, उसमें से 3 मानी गई। आप लोग चाहते हैं पहले स्टेटहुड मिले फिर चुनाव हो, लेकिन वहां सरकार की तरफ से जो आ रहा है परिसीमन, चुनाव और फिर स्टेटहुड। मैं डोमिसाइल का मुद्दा भी आपने कहा आपने उठाया था, क्या इस पर कुछ भी जवाब? नहीं, स्टेट ने ये नहीं बता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं मना किया कि हम पहले स्टेट करेंगे, इलेक्शन करें। उस पर उन्होंने चुप्पी साधी, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पहले इलेक्शन करेंगे फिर स्टेट करेंगे। अच्छा हाँ, सर, उन्होंने पहले कहा कि पहले पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ये 2 चीजें करेंगे। उन्होंने पहले कौन और बाद में कौन करेंगे ये नहीं बताया था, वो तो हम लोगों ने बताया। ठीक है सर, क्या डोमिसाइल के मुद्दे पर जो आपने बोला उस पर कोई भी रिएक्शन आया? धन्यवाद। कोई रिएक्शन आया सर किस पर? डोमिसाइल के मुद्दे पर? किस पर? हाँ, डोमिसाइल के मुद्दे पर उन्होंने नहीं दिया और कश्मीरी पंडित के बारे में भी नहीं दिया। अब बहुत सारे सवाल बहुत लोगों ने मुद्दे पे, ये कभी कभी असंभव भी होता है हर प्रश्न का जवाब देना। कई चीज़ों में शायद उनको कंसल्टेशन करना होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन पर वो ज़रूर गौर करेंगे, चर्चा करेंगे, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेटहुड और इलेक्शन के साथ साथ ये जो हमारी जो लैंड की गारंटी और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी ज़रूर देंगे, ऐसा मेरे विश्वास है पूरा। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में तो उन्होंने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े तकरीबन 97%, 98% हो जाते हैं, और बाकी जो बचे हैं कुछ 60-70, उस पर भी उन्होंने कहा कि उस पर भी मीटिंग बैठने वाली है। और जो ठीक हम लोगों ने बताया जो आतंकवादी है उसकी हम मांग नहीं करते हैं, लेकिन जो एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो अगस्त 5 से पहले या अगस्त 5 के बाद पॉलिटिकल कारणों से पकड़े गए हैं, उनके छोड़ने की बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, एक सवाल और है। महबूबा मुफ्ती ने बीते दिन भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कही थी, आज भी बाहर आई तो उन्होंने कहा कि ट्रेन की बहाली फिर से हो, पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत हो तो वो भी आप कीजिए। इसको लेकर क्या रिएक्शन है सभी का? नहीं, जहां तक अब जो उन्होंने कहा, लेकिन मैंने जो अंदर सुना उन्होंने पाकिस्तान की जो बात की थी वो अटल जी के वक्त की बात की थी। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने बाहर आकर कहा कि मैंने बोला कि पाकिस्तान से आप बात कीजिए। इस तरह की बात क्या उन्होंने अंदर नहीं कही थी सर? बाकी लीडर क्या कहेगा बाहर, तो मैं कैसे कह सकता, उसको रोक सकता। लेकिन जहां तक मैंने अंदर सुना, उन्होंने कहा था कि अटल जी ने पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए कदम उठाए थे। वो उन्होंने गाड़ी लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे, उस संदर्भ में उन्होंने पाकिस्तान की बात की। ठीक है सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि परिसीमन की जरूरत नहीं है। सर बस मुश्किल से आखिर के 1-2 सवाल हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है परिसीमन की जरूरत नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखे ये बहुत सारे लोगों ने बताया था कि परिसीमन अभी मत करिए, डिलिमिटेशन अभी मत करिए, इलेक्शन के बाद करिए, क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट में भी आपने पोस्टपोन किया। तो उसका उत्तर गृह मंत्री ने अपनी स्पीच में दे दिया ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इसलिए अगर डिलिमिटेशन के बगैर भी इलेक्शन हुए तो वहां कारण था क्योंकि कोई सीट घटानी नहीं थी विधानसभा की या बढ़ानी नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के डिवीजन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटें 7 बढ़ गई है।
तो ये 7 सीटें जो बढ़नी है तो उन 7 सीटों पे भी तो इलेक्शन करना है, तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन जरूरी है। अनुच्छेद 370 पर सर क्या रवैया और रुख रहा था, क्योंकि इस पर 2-3 पार्टियां तो ऐसी है ना जो जिनकी पॉलिटिक्स अनुच्छेद 370 पर अल्टीमेट बहुत सारे हमने भी उठाया कि भाई दफा 370 एक मुद्दा है, लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उठाया दफा 370 अनुच्छेद 370, उन्होंने खुद ही बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो किसी ने कहा हम जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो करेंगे, किसी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन सबने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो अभी यहाँ क्या करेंगे उठा। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से कांग्रेस पार्टी मांग रही है सर। पूर्ण राज्य का दर्जा आप लोग मांग रहे हैं, ऐसे में अनुच्छेद 370 के बिना भी पूर्ण राज्य का दर्जा, मिनिस्टर ने मान लिया अनुच्छेद 370 के बिना भी या उसके साथ? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, सभी पार्टीज ने बताया ना। अब सुप्रीम कोर्ट अगर 30 साल नहीं करेगी तो 30 साल हम स्टेट नहीं मांगेंगे। और कोई हल्का लम्हा रहा तो क्या सर सुप्रीम मीटिंग कोर्ट में? तक है ना। कोई हल्का लम्हा रहा क्या जब हंसी मजाक हुआ हो? है कोई हल्का लम्हा रहा क्या पूरी बैठक में जब हंसी मजाक हुआ हो और हल्की बात? नहीं, बड़ा सीरियस नहीं, बड़ी सीरियस मीटिंग थी, बहुत अच्छी सीरियस मीटिंग थी और सब ने अपनी अपनी तरफ से खुल के बोला, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। गुलाम नबी आजाद साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये कहते हुए कि कम से कम अनुच्छेद 370 का जो मामला था उस पर तमाम पार्टियां मान गई थी कि चूंकि कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा, चुनाव, परिसीमन, इन सब पर चर्चा हुई और सरकार ने उस पर अपनी तरफ से आश्वस्त भी किया है। बहरहाल अब आइए आपको सुनाते हैं जितेंद्र सिंह, एमओएस है, पीएमओ है, आज वो भी इस बैठक में शामिल थे, जम्मू कश्मीर के ही नेता है, वो क्या कह रहे हैं बैठक के बारे में। जम्मू कश्मीर के विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है। तो आपने पीएमओ जो है वहां के एमओएस जितेंद्र सिंह को सुना। अब आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ परिसीमन और चुनाव पर अपनी बात कही है, लेकिन 3 बड़ी बातें। किसी भी दूसरे मुल्क से कश्मीर को लेकर चर्चा का सवाल ही नहीं उठता। सर्वदलीय बैठक पर गृह मंत्री का बयान, जिसमें किसी भी दूसरे मुल्क से बातचीत नहीं होगी, ये बात स्पष्टता से कही गई है। 3 बड़ी बातें हैं जिनमें सबसे मुख्य यही है, संगीन जुर्म करने वाले कैदियों की रिहाई नहीं होगी। ये गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि जो आतंकी हैं उनकी रिहाई हो, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक कैदी वहां पर हैं, उन्हें छोड़ने की बात कही। चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, ये गृह मंत्री ने कहा। तो गृह मंत्री ने 3 बड़ी बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो कैदी हैं उनमें जो संगीन जुर्म वाले हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही है कि किसी दूसरे मुल्क से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है। चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल थे वो क्या कह रहे हैं। रविंद्र गुप्ता से बात की हमारे सहयोगी ने, सुनिए।
लगता है कि जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या चुनाव के बारे में कोई जिक्र किया? बिल्कुल, क्या उन्होंने अपने भाषण में बोला? बिल्कुल, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो इस प्रकार की बात की गई है और उम्मीद करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतंत्र व्यवस्था रुकेगी। क्या अनुच्छेद 370 को लेके कोई चर्चा हुई? देखिए, अनुच्छेद 370 पर किसी ने अपनी वो जताई होगी तो अलग बात है, लेकिन सभी जो पक्ष है अलग अलग आए, कई उसके समर्थन में बोले। उन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल स्टेटस रहा है लेकिन हम जाएंगे, लेकिन ये मामला सब जुडिस है और अभी तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अच्छा, लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेके सब लोग मांग कर रहे हैं, सरकार ने भी आश्वासन दिया था, प्रधानमंत्री ने कुछ उसका अभी भी आश्वासन दिया है कि जल्द, और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जल्द उसको बहाल किया जाएगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के तहत इसको किया जाएगा। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई? टाइमलाइन नहीं होती है, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ही ये सब हो सकता है। तो बैठक में शामिल तमाम नेताओं की बात आपने सुन ली, लेकिन उनके हाव भाव क्या कह रहे थे, मीटिंग के वक्त क्या माहौल था, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा पहली बार हुआ, प्रधानमंत्री ने बुलाया और खुले दिल से जम्मू कश्मीर के भविष्य के वास्ते नए रास्ते बन गए। एक तरफ हाथ जोड़े प्रधानमंत्री और दूसरी तस्वीर अभिवादन स्वीकार करती जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप। तल्ख रिश्तों के बावजूद ये गर्मजोशी बहुत कुछ कहती है। रिश्तों की यही केमिस्ट्री नई हिस्ट्री लिख सकती है। जम्मू कश्मीर के भविष्य से जुड़ी इस तस्वीर के मायने बड़े हैं। एक टेबल पर एक साथ विभिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप आज प्रधानमंत्री से सीधे बात करती हुई सब कुछ आमने सामने। इस तस्वीर की व्याख्या करने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क दे सकते हैं, लेकिन ये सच है कि कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों और केंद्र सरकार के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने में ये मदद करेगी, क्योंकि बातचीत की ये नई शुरुआत है। पीएम आवास पर हुई ऐतिहासिक मीटिंग का सबसे अहम पल इतिहास बन गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर की राजनीति का चक्र इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है। फारूक अब्दुल्ला, चीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री, गुलाम नबी आजाद, पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री, ताराचंद, नेता कांग्रेस, जी.ए. मीर, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, मुजफ्फर हुसैन बेग, नेता पीडीपी, निर्मल सिंह, नेता बीजेपी, कविंदर गुप्ता, नेता बीजेपी, रविंदर रैना, नेता बीजेपी, मोहम्मद यूसुफ तारागामी, नेता सीपीआईएम, अल्ताफ बुखारी, चीफ अपनी पार्टी, सज्जाद लोन, नेता पीपल्स कॉन्फ्रेंस, भीम सिंह, नेता पैंथर्स पार्टी। पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया और केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। शांति बनाए रखने के लिए मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लंबे अरसे तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया। करीब 23 महीने की उसी कड़वाहट को दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सर्वदलीय बैठक के पीछे की मंशा यही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेताओं का स्वागत किया। सर्वदलीय बैठक से पहले ग्रुप फोटो खिंचवाई गई। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ बैठक शुरू हुई। मीटिंग में 8 दलों के 14 नेताओं के साथ पॉइंट टू पॉइंट बात हुई। हर मुद्दे पर सीधा सवाल जवाब हुआ। जम्मू कश्मीर के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट मुख्य धारा की पार्टियों के नेताओं को बारीकी से समझाया गया, यानी खुलकर बात हुई, सब पर बात हुई। मीटिंग खत्म हुई तो रिएक्शन भी आया। तो आज जो मीटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांग्रेस की तरफ से जो बात की है, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिसॉल्व हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछे बगैर किया गया। लेकिन अंत में वो तमाम चीजों के कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी।
लगता है कि जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। ये पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ ने पत्ते खोले तो कुछ ने बंद रखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई ये सर्वदलीय बैठक कश्मीर की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली साबित होगी। अशरफ वानी, मौसमी सिंह और अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री ने कहा भी है दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी दोनों ही खत्म करनी है, इसीलिए ये पहल की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, वो क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करेंगे। तो रविंद्र रैना की पूरी बात आपने सुन लिया। भाई आपको दिखाते हैं जरा विस्तार से मोदी का मिशन कश्मीर क्या है उनकी सोच और एक्शन प्लान कश्मीर को लेकर। मिशन कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन पहले दिन से एकदम क्लियर है। इसे आप 7 बिंदुओं में समझ सकते हैं। राज्य से आर्टिकल 370 हटाना, नौजवानों के हाथ से हथियार छुड़ाना, कश्मीर के बच्चों को नौकरी दिलाना, जम्मू और कश्मीर को आगे बढ़ाना, नई सोच वाली लीडरशिप खड़ी करना, समाज में भेदभाव को मिटाना, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना। इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कई बार नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए तो कई बार दिल्ली में वहां की लोकल लीडरशिप से मिले। मोदी के मिशन कश्मीर में सबसे बड़ा रोड़ा था आर्टिकल 370, वही जंजीर जिससे 5 अगस्त 2019 को मुक्ति दिला दी। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक कदम उठाया था, जिसकी चर्चा सत्ता के गलियारे में बहुत हुई, लेकिन कोई भी धारा 370 हटाने के निर्णय तक नहीं पहुंच सका। कश्मीर की किस्मत संवारने के लिए नरेंद्र मोदी ने उस वक्त मुख्य धारा की सभी पार्टियों को राष्ट्रहित में साथ आने की अपील की थी। साथियों, लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है, समाधान करने का प्रयास भी कर रही है और ये हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें। 370 विहीन कश्मीर का सबसे बड़ा असर कुछ दिनों में दिखने लगा। कहा जाता था 370 हटते ही कश्मीर में बवंडर आ जाएगा, अशांति की ऐसी आग उठेगी कि केंद्र सरकार के हाथ जल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर ने फैसला स्वीकार कर लिया।
एक तरफ आतंकी घटनाओं का ग्राफ नीचे गिरा तो दूसरी तरफ कश्मीर के विकास का ग्राफ ऊपर गया। पहली बार पंचायतों को पहले से ज्यादा अधिकार मिल गए और तो और 2019 के बाद हुए निकाय चुनाव में एक पत्थर तक नहीं चला। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बदलते कश्मीर की संपूर्ण व्याख्या की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। जम्मू कश्मीर में नई लीडरशिप खड़ी करने के लिए मोदी ने सीधे स्थानीय नेताओं से संपर्क साधा। 2016 और 2018 में पंचायत के नेताओं से खुद मुलाकात की। मोदी ने पंच और प्रधानों की सुनी और उन्होंने पंचायतों में नई सरकार चुनी। चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव हो या फिर डीजीसी के, लोकल लेवल पर बड़ा बदलाव आया। बीते 7 सालों में जब जब मोदी को मौका मिला, वो जम्मू कश्मीर दौरे पर गए। जम्मू कश्मीर की विकास की योजनाओं को टॉप स्पीड दी। ये कश्मीर की किस्मत बदलने की कोशिश ही थी कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की विपरीत विचारधारा की पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनवाई। ये प्रयोग भी कामयाब नहीं रहा। बीजेपी के नेता एक वाक्य में मोदी की कश्मीर नीति की व्याख्या हीलिंग टच वाली अप्रोच से जोड़कर करते हैं। तो क्या मोदी की इस नीति से जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। तो सुना आपने, ये पूरी रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या उनके दिमाग में है, जिसकी वजह से आज ये बैठक हुई है।